हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं बिहार एसआई मेंस के लिए डेली प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर 2, जिसमें आपको 50 एमसीक्यू देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, राजराज प्रथम। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। और अगर इनके संबंध में कुछ पॉइंट्स बात करना चाहें तो ध्यान रखिएगा, चोल वंश का प्रथम ये महान शक्तिशाली शासक थे राजराज प्रथम। और तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर, जिसे हम लोग राज राजेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, बनवाया था। और राजेंद्र प्रथम की बात करें तो राजेंद्र प्रथम के समय में ही चोल वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ था। और हाल ही में एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछा गया था प्री में, गंगई कोंड चोल के नाम से इनको जाना जाता है, गंगई कोंड चोल के नाम से इनको जाना जाता है, उपाधि थी। एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि राजेंद्र प्रथम के गुरु कौन थे, तो ईशान शिव पंडित इनके गुरु थे, ये याद रखिएगा। चलिए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन है कि नाना देशी निगम क्या था। नाना देशी निगम क्या था? तो ये था दूर दूर के प्रदेशों व विदेशों के साथ व्यापार करने वाले जो व्यापारी होते थे, व्यापारियों का निगम हुआ करता था, उन्हीं कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, सर्वराजो चेता यानी कि सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाले की उपाधि किसने धारण की थी? ये उपाधि धारण की गई थी समुद्रगुप्त के द्वारा। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त की अन्य भी उपाधियाँ थीं, जैसे अश्वमेकर था, विक्रमक, भारत के नेपोलियन, कविराज, अलग अलग नामों से इनको जाना गया। चोल राज्य की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? चोल वंश की जो राजधानी थी, चोल राज्य की जो राजधानी थी तंजौर हुआ करता था, तो इसकी राजधानी तंजौर किसने बनाया था? विजयालय। चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि पामीर पठार कहाँ अवस्थित है? पामीर जो पठार है वो कहाँ अवस्थित है? तो ध्यान रखना है कि पामीर का जो पठार है वो पड़ता है आपका दक्षिण मध्य एशिया में। सी विल बी राइट आंसर, दक्षिण मध्य एशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलोल खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? जो कलोल है वो खनिज तेल उत्खनन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, गुजरात। सी को टिक करेंगे, गुजरात। ओम के नियम के अनुसार भी जो होता है वो किसके बराबर होता है, यानी विभवांतर जो होता है वो किसके बराबर होता है? ओम के नियम के अनुसार। तो आपने पढ़ा है कि भी जो होता है वो किसके बराबर होता है, यानी भी बराबर आई आर होता है, जहाँ पे आर हमारा कॉन्सोनेंट होता है, यानी भी आई आर के बराबर होता है। तो भी हम यहाँ पे कहेंगे धारा और चालकों के प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों, आपके पास आखिरी मौका है, बस आज रात 12 बजे तक आप इस कोर्स में जुड़ सकते हैं, जो कि 299 मिल रहा है। अगर आज नहीं जुड़ते हैं, कल के बाद आपका ये कोर्स 399 हो जाएगा। तो फिर बाद में मत कहिएगा कि कोर्स की प्राइस बढ़ चुकी है। तो जिसमें आपको 270 से ज़्यादा टॉपिक वाइज नोट दिया गया। काफ़ी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं इन 2 दिनों में। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े तो जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, एप्लीकेशंस को डाउनलोड करिए, स्टोर सेक्शन में जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो लोग बिहार एसआई मेंस के मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उसका कोर्स भी हमारे एप्लीकेशंस पे चल रहा है। तो मैथ्स के लिए आप डिमांड ना करें कि मैथ्स को स्टार्ट करिए, ऑलरेडी वो स्टार्टेड है। वॉल्यूम 1 वहाँ पे कंप्लीट कराया जा चुका है जनवरी मंथ में। अब फरवरी मंथ में वॉल्यूम 2 चल रहा है, तो आप जाकर के वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखा गया, दोनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट कि कुतुब मीनार जो है इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ था। इसकी नींव रखी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा और इसका निर्माण कराया था इल्तुतमिश ने। इसका निर्माण ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के स्मृति में कराया गया था। तो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम टिक करेंगे ऑप्शन बी को। ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, दोनों को पढ़िए और बताइए कि सही उत्तर चयन करना है। कौन सा कथन सही है तो हमें बताना है। पहला पॉइंट कि ओब, एनेसी और लीना नदियाँ साइबेरियाई के मैदान में बहता है। बिल्कुल सही। संसार का सबसे बड़ा झील बैकाल जो है, बैकाल झील वो साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पे पॉइंट गलत है। जो बैकाल झील है वो सबसे बड़ा नहीं, सबसे गहरा झील है, क्योंकि सबसे बड़ा झील के रूप में हम लोग कैस्पियन सागर को जानते हैं। और यहाँ पे सबसे गहरी झील होना चाहिए था, ना कि सबसे बड़ी, इसलिए ये पॉइंट हमारा गलत है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि करेक्ट आंसर केवल और केवल एक होगा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। भारत का कौन सा राज्य 5 जिलों में मेट्रो सुविधा वाला देश का एकमात्र राज्य बन चुका है?
5 जिलों में मेट्रो सुविधा वाला देश का एकमात्र राज्य बन चुका है और वो है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश करंट से संबंधित 1-2 क्वेश्चंस और याद रखेगा। जैसे हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अर्जुन सहायक परियोजना और रतौली वेयर परियोजना को स्टार्ट किया था यहीं पे उत्तर प्रदेश में। साथ ही साथ यहाँ के नेहा कुशवाहा को हाल ही में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से भी नवाजा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत में किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तटरेखा। प्रायद्वीपीय भारत की बात की जा रही है, तो प्रायद्वीपीय भारत के पास किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तटरेखा, और वो है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सबसे अधिक लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात होता है, सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत के अकॉर्डिंग हम आंध्र प्रदेश को सबसे ऊपर रखेंगे। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन डी, लिच्छवियों के द्वारा। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम कौन से उपभोक्ता हुए? जब हम बकरी के मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता होंगे, क्योंकि बकरी जो हुई वो उत्पादक को खाती है, उत्पादक को वो खाई तो वो प्राथमिक उपभोक्ता खुद बनी, और बकरी को यानी कि जो मांस हुआ उसको हम लोग खाते हैं तो वो हम लोग द्वितीय उपभोक्ता बने। तो राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। पंचायतन क्या है? पंचायतन क्या है? तो ध्यान रखिएगा, पंचायतन को हम कहेंगे कि मंदिर निर्माण की शैली होती है पंचायतन। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं पर विचार करना। तो यहाँ पे देखिए 3 पर्वत श्रृंखला दी गई है, तियन शान पर्वत, कुनलुन पर्वत शिखर और साथ ही साथ काराकोरम पर्वत शिखर। तो बताना है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप में स्थित है, तो ध्यान रखिएगा ये तीनों के तीनों एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। और ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी से लिया गया, एनसीईआरटी बुक से लिया गया। जनगणना 2011 के अनुसार, अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार राज्य के लिंगानुपात कितना है? बिहार राज्य का लिंगानुपात कितना है? तो 918। 918 यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, कमेंट करके बताइए कि भारत का लिंगानुपात कितना है? भारत का लिंगानुपात कितना है? भारत में उदार औद्योगिक नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? उदार औद्योगिक नीति जो है, उदारवादी औद्योगिक नीति को अपनाया गया था 1991 में। 1991 में, ये याद रखिएगा। पीवी नरसिम्हा राव ने 24 जुलाई 1991 को उदारवादी औद्योगिक नीति की घोषणा की थी, ये याद रखना है। प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। चोल शिलालेख में वर्णित भूमि की श्रेणियों के अनुसार मंदिरों को भेंट दी जाने वाली जमीन को किस रूप में जाना जाता था? मंदिरों को भेंट की गई जमीन के रूप में जो दी जाती थी उसे हम लोग किस नाम से जानते थे? तो देवदान। भूमि जो दी जाती थी मंदिरों के लिए वो देवदान कहलाता था। और वेलवांगोई जो है, इसको अलग अलग नामों से जाना गया। वेलांगोई हम यहाँ पे कहते हैं, वेलवांगोई। ये क्या होता था? ये होता था गैर ब्राह्मण किसान की जो भूमि होती थी उसे कहते थे। और ब्रह्मदेव जो होता था, ब्रह्मदेव ब्राह्मण को उपहार में दी जाने वाली जो भूमि होती थी उसे कहा था ब्रह्मदेव। सालाभोग की बात करें तो सालाभोग, ध्यान रखिएगा, किसी विद्यालय के रखरखाव की जो भूमि होती थी उसे सालाभोग के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहाँ पे देखिए 2 पॉइंट्स दिया गया, दोनों को पढ़िए और बताइए कि सही कथन कौन सा है। कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा? पहला पॉइंट कि माउंट एवरेस्ट और K2 हिमालय पर्वत श्रृंखला की चोटियाँ। ये पॉइंट देखिए यहाँ पे गलत है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट तो हिमालय की चोटी है, लेकिन K2 हिमालय के अंतर्गत नहीं आता, ये काराकोरम श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे हम पहला पॉइंट्स को गलत कहेंगे, फर्स्ट पॉइंट गलत है। सेकेंड पॉइंट कि अनातोलिया का पठार प्राचीन शैलों से निर्मित है, ये पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे केवल और केवल आपका 2 सही होगा। राइट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन बी, केवल 2। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना गया? वर्ड ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना गया ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के द्वारा वैक्स। सी विल बी राइट आंसर, वैक्स। निम्नलिखित में से किन जीवों में बाह्य निषेचन नहीं होता है? किन जीवों में बाह्य निषेचन नहीं होता है? दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर हेल्प करेगा और आपको अच्छा भी लगेगा। अगर वीडियो को एंड तक देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगने वाला है। एंड तक देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ही वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए तो देखिए किन जीवों में बाह्य निषेचन नहीं होता है। तो यहाँ पे शैवाल, मछली और मेंढक तीनों में बाह्य निषेचन होता है, लेकिन सांप में बाह्य निषेचन नहीं होता है। ऑप्शन सी को टिक करके आगे बढ़ेंगे। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्न में से कौन से कारक आवश्यक है?
वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए निम्न में से कौन से कारक आवश्यक है? तो भूमि भी ज़रूरत है, श्रम, भौतिक पूंजी, मानव पूंजी, सभी की सभी ज़रूरत है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। ठीक है, ये भी आपका एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया। भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, 66-67 में हुआ था, बिल्कुल सही है। हरित क्रांति के दौरान किसानों ने अधिक उपज वाले बीजों यानी कि HYV का प्रयोग किया। हरित क्रांति के दौरान गेहूं एवं चावल की खेती पर अधिक जोर दिया गया था, ये भी सही है। तो गलत यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी असत्य नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत के किन किन क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से था? किन किन क्षेत्रों में हरित क्रांति का जो प्रभाव था मुख्य रूप से था? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि चित्तौड़ में जीत का स्तंभ राणा कुंभा द्वारा किसके ऊपर विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? हम ऑप्शन बी को टिक करेंगे, मालवा के महमूद खिलजी। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जो बनवाया गया था कब? तो 1448 के आसपास ये बनाया गया था, 1440 से 1448 के आसपास, लेकिन अक्सर आपको 1448 ही देखने को मिलता है, तो याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, तो हम यहाँ पे महानंदा को टिक करेंगे। महानंदा ये उत्तर भारत नहीं कह सकते, तो उत्तर बिहार कह सकते हैं, क्योंकि बिहार की ये एक काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है। उत्तर बिहार की एक प्रमुख नदी है जिसका उद्गम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में होता है, महानंदा। राइट आंसर ऑप्शन सी। भारत आने वाला पहला ईसाई संत किसे माना जाता है? पहला ईसाई संत किसे माना जाता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेंट थॉमस को। सेंट थॉमस को। 7वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 कहाँ आयोजित किया गया? अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया था दिसंबर में ही गोवा के पणजी में। गोवा के पणजी में, ये याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन। समूह 3 से लेकर के 12 तक के तत्वों को क्या कहा जाता है? ग्रुप 3 से लेकर के 12 तक के जो तत्व होते हैं इन्हीं के हम लोग डी ब्लॉक के रूप में जानते हैं, डी ब्लॉक। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, संक्रमण तत्व। निम्नलिखित में से किस राज्य ने केसर हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है? केसर हिंद को राज्य तितली के रूप में मंजूरी दी है किस राज्य ने? ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। और जैविक प्रमाण भी एक फल को दिया गया, कीवी को, अरुणाचल प्रदेश में। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये था चौथ, ऑप्शन ए, चौथ, ऑप्शन ए। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चुनाव करना है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं एक एक करके। पहला जो है हमारा सैंडलर, जो कि हंटर आयोग। हंटर आयोग क्या था? हंटर आयोग 1882 से संबंध रखता है। अगर हम बी की बात करें सैंडलर आयोग, तो सैंडलर आयोग आपका हो जाएगा 1917। सी के पॉइंट पे बात करते हैं, उडका घोषणा पत्र 1854 के साथ। और लास्ट पॉइंट ऑप्शन डी जो है वो क्या है? सर्जेंट योजना। सर्जेंट की बात करें तो 1944। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सही तरीके से सीक्वेंस बैठेगा। तो सबसे पहले सी आना चाहिए, सी आएगा। उसके बाद 54 के बाद 82, यानी सी के बाद ए। तो सी के बाद ए यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। विश्व प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर यानी तिरुपति का जो मंदिर है निम्नलिखित पहाड़ियों में से किस में अवस्थित है? तिरुपति का मंदिर किस पहाड़ी में अवस्थित है? आंध्र प्रदेश के सेलाचलम, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा, सेलाचलम। शिवराय की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, याद रखिएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पे मैच करिए। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे नागालैंड, तो नागालैंड का सर्वोच्च जो चोटी है सारामती, बी का 4 के साथ। तो बी का 4 के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शंस में दिया गया यहाँ पे। तो राइट आंसर हमारा बन जाएगा ऑप्शन सी। केरल में अगर हम बात करें तो अनाईमुदी, साथ ही साथ सी का आप देख सकते हैं उत्तराखंड में नंदा देवी है, तमिलनाडु में डोडा बेटा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे राइट आंसर सी होगा। किस कानून के अंतर्गत यह विदित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की समस्त जो कार्यवाही होगी अंग्रेजी भाषा में होगी? किस में वर्णित किया गया?
तो इसका वर्णन किया गया भारत के संविधान का अनुच्छेद 348 के अंतर्गत, यानी ऑप्शन डी विल बी अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, चिरेटोफिली, ठीक है, चिरेटोफिली जो है इसका अर्थ क्या होता है। चिरेटोफिली का अर्थ होता है चमगादड़ों से परागण, चमगादड़ों से परागण, ऑप्शन डी। जिस तरह से हवा के परागण को हम लोग एनिमोफिली कहते हैं, उसी तरह से यहाँ पे चमगादड़ का परागण होता है चिरेटोफिली। हबन-टोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है, हबन-टोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है, ये पड़ता है श्रीलंका में, हबन-टोटा बंदरगाह श्रीलंका में। सूची 1 को सूची 2 के साथ मैच करना है, तो चलिए अब यहाँ पे मैच करके देखते हैं। क्यूसेक की बात करें तो प्रवाह की दर होता है, प्रवाह की दर यानी फर्स्ट का 3 के साथ, तो फर्स्ट का 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, बी का 4 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, यानी ये भी क्लियर होगा कि बी का 4 कंप्यूटर के साथ होता है। रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापता है, सी का 2 के साथ, सी का 2 यहाँ पे मिल रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एंटी सैटेलाइट मिसाइल DA-60 का सफल परीक्षण किया। DA-60 का सफल परीक्षण किसने किया, रसिया ने, और हाल ही में जिरकॉन नामक मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, वो भी याद रखिएगा क्योंकि बहुत चर्चा में था। कौन सा सहजीवी साहचर्य जो कि लाइकेन बनाता है, लाइकेन बनता है 2 के चीज़ों से मिश्रण से, यानी कि हाँ दोनों मिलकर के बनाते हैं, वो क्या है, जीवाणु शैवाल और कवक, शैवाल और कवक, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शैवाल और कवक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, बताइए कि कौन सुमेलित नहीं है। जोग कर्नाटक में बिल्कुल सही, पापनासम या आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। पहला पॉइंट क्या है कि अनुच्छेद 301 में संपत्ति के अधिकार के संबंध है, ये पॉइंट गलत है क्योंकि संपत्ति का अधिकार का संबंध आपको सभी को पता होगा कि 300 के क के अंतर्गत आता है, एक प्रकार का कानूनी अधिकार है। पहले ये मौलिक अधिकार था लेकिन हटा दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो पहला पॉइंट यहाँ पे गलत है, संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है यानी कानूनी अधिकार है, किंतु यह मूल अधिकार नहीं है। तो बिल्कुल सही, पहले मूल अधिकार था अब नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के का उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन से अंतः स्थापित किया गया था। तो ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट भी गलत है, क्यों, क्योंकि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस सरकार नहीं, 44वां जो संविधान संशोधन हुआ करीब 1977 में हुआ था, तो 1976-77 में हुआ था, तो उस वक्त कांग्रेस सरकार नहीं जनता की सरकार थी, जनता सरकार थी, तो ये पॉइंट भी गलत है। तो सही क्या है, सिर्फ और सिर्फ केवल 2 सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल और केवल 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा। ये क्वेश्चन मैं आपको कई बार करा चुका हूँ, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है कि मैं क्या बताऊँ। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये था आपका कराची अधिवेशन 1931, कराची अधिवेशन 1931 जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। G20 शिखर सम्मेलन 2021 वार्षिक आयोजन का कौन सा संस्करण था, बताइए कि 2021 का जो वार्षिक आयोजन हुआ इसका कौन सा संस्करण था G20 का, जिसका आयोजन 2021 में कहाँ पे हुआ था, इटली में, और 2000 जो ये 21 में हुआ ये संस्करण था 16वां संस्करण। 17वां संस्करण 2022 में होगा जो कि इंडोनेशिया में होगा, और 18वां संस्करण 2023 में होगा भारत में, ये याद रखेंगे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुनरुत्थान रेजांगला युद्ध स्मारक जिसको अहिर धाम के नाम से जाना जाता है, इसका उद्घाटन किस स्थान पर हाल ही में किया गया। इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है लद्दाख ऑप्शन ए। निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से सबसे दक्षिणी में कौन सा स्थित है, सबसे दक्षिणी में कौन सा स्थित है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बन जाता है ऑप्शन बी, सह्याद्री पर्वत जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है, इसे याद रखना है। नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए कि कौन सा कथन असत्य है। नाबार्ड का फुल फॉर्म याद रहेगा क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता रहता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था, ना कि 88 को, तो ये पॉइंट गलत है। इसकी स्थापना का सुझाव दिया गया था श्री शिवरामन समिति के द्वारा। ये अधिनियम जो था कह सकते हैं 1981 का अधिनियम था, उसी के द्वारा 1982 में इसका गठन हुआ। इसके वर्तमान अध्यक्ष गोविंद राजुलू चिंतालय। तो केवल यहाँ पे बी गलत है, ऑप्शन बी को ठीक करेंगे। अगला क्वेश्चन कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखा का संबंध विलुप्त जीवों से है।
विलुप्त जीवों से है। तो पोलिएंटोजोलॉजी होता है, उसका संबंध विलुप्त जीवों से। राइट आंसर ऑप्शन डी। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए लास्ट क्वेश्चन की खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम में। राइट आंसर ऑप्शन डी, रोम में पड़ता है। ठीक है, रोम। नैरोबी जो है केन्या की राजधानी नैरोबी, इसमें यूएनईपी का मुख्यालय है। यूएनईपी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करते हैं कि आप लोग को आज के 50 क्वेश्चंस पसंद डेफिनेटली आया होगा। वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं, कोई सुझाव हो तो कमेंट कर सकते हैं। और बाकी जो मैंने आपको ऑफर के बारे में बताया था, आज लास्ट डेट है, आप जा करके जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।